बैक टू माई चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं MHI 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए दोस्तों, MHI 6 के अंदर कुल मिलाकर 32 यूनिट्स हैं और उसके 32 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, IAS एग्ज़ाम, इग्नू MA हिस्ट्री जिसका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज आपको वीडियोस अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपसे एक अपील है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। भारत के अतीत के पठन में विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए। इसमें हम 4 स्रोतों की बात करेंगे। पहला, पुरालेख विद्या, जिसमें अभिलेख आदि शामिल हैं, जिसको इंग्लिश में एपिग्राफी कहते हैं और ये सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से एक है। एग्जाम्पल के लिए अशोक के शिलालेख। दूसरा स्रोत है मुद्राशास्त्र, जिसको इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। इसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए गुप्त साम्राज्य को आप लिख सकते हैं। तीसरा स्रोत है पुरातत्व, जिसको इंग्लिश में आर्कियोलॉजी कहते हैं। इसमें भौतिक अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि अजंता और एलोरा। और आखिरी और चौथा स्रोत है साहित्य, जिसको अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं, जिसमें वेद, महाकाव्य, पुराण, बौद्ध और जैन साहित्य आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रारंभिक खाद्य उत्पादक नवपाषाण बस्तियों की चर्चा कीजिए। उन समाजों की सामाजिक संरचना का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। कुल मिलाकर आपको नवपाषाण बस्तियों के बारे में लिखना है। तो इसमें महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पर क्या पाए गए? पाकिस्तान, बलूचिस्तान और मेहरगढ़। यहाँ पर अच्छी खासी बसावट और एक संरचनात्मक निर्माण देखा गया। हड्डी और पत्थर के औजार बनाने के यहाँ पर सबूत मिले हैं। शवाधानों में अन्य तरीके की चीज़ें रखी जाती थी जो अंतिम समय के बाद भी काम आती थी। पौधों के साक्ष्य मिले हैं और पशुओं को पालतू बनाने जैसे प्रमाण भी। इसके अलावा चारागाही शिविर स्थल और आखिर में कश्मीर और दक्षिण भारत में मुख्यतः नवपाषाण कालीन बस्तियां मिली हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा की सामाजिक संरचना पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर सबसे, अगर आप शासकों की बात करेंगे तो यहाँ पे सरदारी समाज देखने को मिलता है, जो कि सगोत्र नातेदारी पर निर्भर करता था, यानी कि एक ही गोत्र के जो रिश्तेदार मिलकर जो है सरदारी समाज को चलाया करते। राज्य की बात करें तो यहाँ पे राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपहार आदि का लेन देन किया जाता था। वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाता। संसाधनों पर सभी का सामूहिक स्वामित्व होता था। सामाजिक रूप से आप देखोगे तो विषम जातीयता पाई जाएगी। निर्माण कार्यों में अलग अलग भिन्नता देखने को मिलती है और कुछ खास तरह के व्यवसायों को ज़्यादा प्रमुखता या प्राथमिकता दी जाती थी। शवाधान जो है केवल अंतिम प्रक्रिया करने के लिए यूज़ किए जाते थे। आंशिक तौर पर धर्म और विश्वासों के प्रमाण आपको मिल जाएंगे, जैसे कुछ मूर्तियां वहाँ पे मिली थी। इसके अलावा पहचान करने के लिए जो है मोहरों का उपयोग होता था व्यापार की प्रक्रिया के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल में वर्ण की भूमिका पर प्रकाश डालिए। क्या उस काल के मनुष्य को उपलब्ध यह एकमात्र पहचान थी? देखिए, वर्ण जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रंग। सामाजिक श्रेणियों को अलग अलग जो नाम दिए गए, उसी प्रक्रिया को कहा गया वर्ण व्यवस्था, जो कि ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी। नस्लीय सिद्धांत की अस्वीकारता जब एक बार हो गई, उसके बाद ये वर्ण व्यवस्था लाई गई। अब प्रश्न दूसरा ये था कि क्या उस काल के मनुष्य को उपलब्ध ये एकमात्र पहचान थी? तो इसे समझते हैं। क्योंकि ये एकमात्र पहचान थी, इसके 3 कारण हैं। कर्मकांड तक पहुँच, राजनीतिक सत्ता तक पहुँच और संसाधनों तक पहुँच आदि के लिए वर्ण व्यवस्था बेहद ज़रूरी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। शहरीकरण और राज्य ढांचों के विकास में धातु कर्म के निहितार्थ की विवेचना कीजिए। तो देखिए, धातु कर्म को जोड़कर देख रहे हैं यहाँ पे शहरीकरण के लिए। तो देखते हैं इसको। प्रगलन की, यानी कि जो लोहा है उसको जो पिघलाना है, उसकी कठिन प्रक्रिया को अपनाया गया शुरुआत में। आंशिक तौर पर जो इस्तेमाल हैं औजार करने के लिए, इसमें क्या कहा गया कि जो लोहे का जो प्रयोग है वो क्यों किया गया? एक तो औजार बनाने के लिए और दूसरा अपना रक्षा करने के लिए। शहरों में जो है लोहे का इस्तेमाल जो है दस्तकारी के लिए किया जाता था। अब 3 विचारकों के यहाँ पे विचार दिए गए हैं, जो कि धातु कर्म को शहरीकरण से जोड़ने का प्रयास कर भी रहे हैं और नहीं भी। RS शर्मा के विचार क्या हैं? उन्होंने कहा कि लोहे का प्रयोग हुआ था क्यों? वन हटाने के लिए,
लोहे के फिर फाल बनाए गए जिससे कृषि का विस्तार हुआ और आखिर में उत्पादन में बढ़त और आखिर में जाके शहरीकरण को बढ़ावा। अब वहीं NR रे के विचार देख लें तो ये कहते हैं कि जो वनों को हटाया गया वो काट कर नहीं, वो जलाकर किया गया था, तो वहाँ पर लोहे का कोई यूज़ हुआ ही नहीं। उसके अलावा जब आगे की चरण में आप पढ़ते हैं तो जो फाल हैं वो लोहे की जगह पर कुदाल और फावड़े का यूज़ किया गया, वहाँ पे लकड़ी के फाल यूज़ किए गए, तो शहरीकरण संभव ही नहीं है। तो ये बिल्कुल विपरीत विचार है। और अंत में ए घोष और DK चक्रवर्ती क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो अतिरिक्त उत्पादन तो हुआ ये वे मानते हैं, परंतु अतिरिक्त उत्पादन के उपभोग करने के लिए शहरीकरण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में समाज में क्या बदलाव हो रहे थे? इस समय पे क्या हो रहा था? कृषि का बहुत अधिकतम विस्तार और अर्थव्यवस्था अपने आप ही विकसित हो रही थी। इसके अलावा शहरीकरण का विस्तार, लोहों का जो प्रयोग है वो और उत्पादन कार्य बढ़ गया, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। कुछ गांव जो थे वो संसाधन केंद्रित थे, जहां पर संसाधन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाते थे और व्यापारिक मार्गों के नज़दीक होने का भी उनको फ़ायदा मिलता। ब्राह्मणों का जो है उस समय पे बहुत प्रभुत्व था और उन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता का प्रचार भी किया। इसके बदले में सन्यासी परंपरा को गति मिली, परंतु राजनीतिक समस्या में इसके कारण काफ़ी बढ़त भी हुई। इसके अलावा धार्मिक कर्मकांडों में जो है कमी आ गई, नए विचारों का उदय। ये वही समय था जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म धीरे धीरे अपना सर उठा रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार के कुछ पहलुओं की विवेचना कीजिए। अब बौद्ध धर्म के प्रसार की बात करें तो प्रसार क्यों हो रहा था, इसके पीछे जो है 2 रीज़न थे। एक तो व्यापार तंत्र और दूसरा जो था साम्राज्य निर्माण की गतिविधियाँ। धर्म का उपदेश देने के लिए जो बौद्ध धर्म से जुड़े अनुयायी हैं एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण किया करते। शहरीकरण की जो प्रक्रिया थी, क्योंकि शहरीकरण से जुड़े हुए लोगों के जो विचार थे वो नए तरह के थे, खुले विचार थे, उसने भी बौद्ध धर्म के प्रसार को और बढ़ावा दिया। शक्तिशाली शाही राज्य और अर्थव्यवस्था का इस समय पे काफ़ी विकास हो रहा था। बड़े स्तर पर यात्राओं का विवरण यहाँ पे मिल जाएगा आपको इसी समय का। और इसी काल में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ जिसमें केंद्रीकरण का विस्तार हुआ और यहीं पे आपको चाणक्य नीति भी देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, गिल्डों के उदय की समीक्षा कीजिए, उनका स्वरूप और संगठन कैसा था। सबसे पहले समझ लेते हैं गिल्ड होते क्या हैं। गिल्ड का अर्थ है श्रेणियाँ, एक तरीके के ग्रुप हैं। ये बौद्ध काल से लेकर मौर्य काल तक ये बने रहे। एक ही क्षेत्र में एक ही व्यवसाय और कारीगर से जुड़े जो लोग होते हैं वो निवास करते हैं। इसी तरीके की जो ग्रुप की जो व्यवस्था है उसको गिल्ड कहते हैं। आप एक समय पर लगभग सभी जो निर्मित उत्पाद हैं, जो बने हुए उत्पाद थे, उस पर गिल्डों का नियंत्रण हो गया था। मौर्य काल तक बड़े पैमाने के संगठनों के रूप में विकसित प्रत्येक श्रेणी की क्या होता था कि अपनी एक नियम कायदे कानून होते थे, एक संहिता होती थी, वो उसी हिसाब से कार्य करते थे। इसके अलावा उनके अपने कर्तव्य, दायित्व और अलग अलग तरह के धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे जो उनकी अपनी अपनी पहचान थी। व्यवसायी और दस्तकारी 2 अलग अलग तरह की गिल्ड सामने आए। बौद्ध और जैन धर्म के जो समानतावादी दृष्टिकोण हैं उसमें भी जो है गिल्ड व्यवस्था काफ़ी अच्छी खासी फली फूली, यानी कि इनको और अच्छे से प्रेरणा मिली आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने तो यहाँ तक कह दिया था कि गिल्ड और श्रेणियाँ आने वाले समय में सत्ता का एक अच्छा खासा केंद्र बन सकती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चैत्य और विहारों की अवस्थिति पर टिप्पणी लिखिए। चैत्य, सबसे पहले चैत्य को समझते हैं। तो चैत्य जो थे वो बौद्धकालीन पवित्र स्थल थे। चैत्य जो एक परिसर, जो एक पूरा का पूरा आपको जगह देखेंगे, वहाँ पर जो है स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए सांची का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है। चैत्य की जो गुफा होती थी उसमें अर्ध गोलाकार तरीके का एक निर्माण कार्य होता था। छत जो होती थी वो मेहराबदार और परिक्रमा पथ, वहाँ पे घूमने के लिए एक चक्कर लगाने के लिए एक पथ वहाँ पे मिलेगा। विहार की बात करें, विहार में एक कक्ष यानी कि एक कमरा और उसके चारों ओर अनेक कोठरियाँ होती थी, यानी कि कमरे होते थे। गुफाएं जो होती थी वो साधारण होती थी, परंतु उसमें अलग अलग तरह के पिलर्स लगे होते थे जिस पर डिज़ाइंस बने होते थे। अगला हिस्सा जो है काफ़ी सजा हुआ होता था और अलग अलग शुभ प्रतीक, चिन्ह आदि जो है दरवाज़ों पर लगे होते थे। वास्तुकला का जो है एक अलग तरीके का स्वरूप यहाँ पर विकसित होता हुआ नजर आया। इनको राजकीय संरक्षण यानी कि शासन का भी संरक्षण मिला, इसीलिए ज़्यादा फले फूले। और संरक्षण के कारण ही उत्तर मौर्य काल में
भारत के जो है विभिन्न हिस्सों में इसका विस्तार भी हुआ, काफ़ी सारे चैत्य और विहारों का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम युग के प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के अध्ययन के स्रोतों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो संगम युग में किस तरीके के अध्ययन के स्रोत अपनाए गए? इसमें संगम साहित्य अपने आप में ही है, दूसरा विदेशी विवरण, पुरातात्विक सामग्री, तमिल ब्राह्मण अभिलेख और भारतीय और रोमन सिक्के, इन सभी को आपको डिटेल में लिख के आना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ण और जाति के संदर्भ में विवाह की बदलती प्रकृति की विवेचना कीजिए। सबसे पहले उस समय के समाज को समझ लेते हैं। वर्णों की जो अवधारणा है, वर्ण व्यवस्था अगर आप देखेंगे नज़दीक से तो वो धर्मशास्त्र से या धर्म से जुड़ी हुई दिखती है। ब्राह्मण और अन्य वर्ण की व्यवस्था जो है, ब्राह्मण जो सबसे ऊपर हैं, अन्य वर्ण जो सबसे नीचे हैं, शूद्र, उनकी व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है। परंतु जो बाकी के बचे हुए हैं, बीच के दो आपके क्षत्रिय और वैश्य, उनकी जो स्थिति है वो ऊपर नीचे होती रहती है, उनके कर्तव्य भी बदलते रहते थे। सरलता से जटिलता, समानता से असमानता, ये प्रक्रिया उस समय पे अपनाई गई। बौद्ध और जैन धर्म ने पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था की आलोचना की और ब्राह्मणों के और भी कई सारे ऐसे कर्मकांड थे या फिर और सारी व्यवस्थाएं थी जिनकी बौद्ध और जैन धर्म ने आलोचना की थी। अब विवाह के ऊपर हम बात करें तो विवाह के जो अधिकतर निर्णय होते थे वो पुरुषों के हाथ में थे। जैसे कि हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि जो भारत है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अधीन कार्यरत रहा है, तो यहाँ पर जो है पुरुषों का जो प्रभुत्व है वो ज़्यादा ही देखने को मिलता है शुरू से। तो विवाह के जो निर्णय हैं उसमें भी पुरुष आगे हैं। इसके अलावा जाति के अंतर्गत विवाह उस समय पे काफ़ी प्रचलित हुआ। इसके अलावा आयु आधारित विवाह, जो पहले के समय में जो है कम समय में विवाह कर दिए जाते थे। इसके अलावा क्षत्रियों को जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, तो क्षत्रियों को अपनी पसंद से विवाह करने की छूट थी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास के विकास में प्रारंभिक मध्यकालीन समाज अलग चरण के रूप में क्यों दिखाया जाना चाहिए? देखिए फोकस में है प्रारंभिक मध्यकालीन समाज, तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये समझ लेते हैं। इस समय पर राज्य निर्माण की दिशा में काफ़ी सारे परिवर्तन आए। दूसरा, संसाधन संग्रहण के जो साधन हैं उस पर नियंत्रण जो है शासन व्यवस्था का आ गया। तीसरा, समाज का काफ़ी अच्छे तरीके से विस्तार हुआ। आदिवासी लोग जो थे वो किसानों के रूप में परिवर्तित होते जा रहे थे, तो इससे उत्पादन व्यवस्था में काफ़ी अच्छा खासा विकास हुआ। क्षेत्र की जो पहचान है उसको प्राथमिकता दी गई, यानी कि समाज निर्माण की जो नींव है वो बेहद ही अच्छे तरीके से जो है डेवलप करने लगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय समाज में सामंतवाद की मौजूदगी के पक्ष और विपक्ष पर तर्क प्रस्तुत कीजिए। कि भारत में सामंतवाद मौजूद था, इसके पक्ष में क्या तर्क हैं? अधिशेष जो बच जाता है उसके असमान वितरण का तर्क। असमान यानी कि सामंतवाद जहाँ पर होगा वहाँ जमींदारी व्यवस्था है, तो वहाँ पर जो है जो लाभ बचता है वो जमींदारों के बीच में ही बच जाया करता था, किसानों तक नहीं पहुँचता था। दूसरा, भूमि की जो धारक क्षमता है, एक तो वो कृषकों की स्वायत्ता पर निर्भर करती है कि कृषक जो हैं कितने स्वतंत्र हैं, हालांकि उस समय पे बिल्कुल नहीं थे। दूसरा, अर्धदासों की अनुपस्थिति पर, जो दास हैं वो भी पूरी तरह से जो दास नहीं है, जो मजदूरी कर रहे हैं किसी सामंत के अंतर्गत, किसी ज़मींदार के अंतर्गत, वो कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या में है, उस पर निर्भर करता है। तो उस समय पर आप ये पाएंगे कि सामंतवाद के समय में जो है बहुत सारे मजदूर जो हैं वो कम मजदूरी पर उनके अधीन कार्य करते थे। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी भी आपको देखने को मिलेगी। अब विपक्ष में तर्क देख लेते हैं कि भारतीय समाज में सामंतवाद नहीं था, इस तरीके की बातें कौन कह रहे हैं? हरबंस मुखिया वो बात करते हैं कि उस समय पे मुक्त कृषक वर्ग की मौजूदगी थी। उस समय मतलब वो मानते हैं कि कृषक वर्ग ऐसा था जो कि सामंतवाद के बिल्कुल अधीन नहीं था। दूसरा पॉइंट, यूरोपीय अवधारणा ने भारतीय सामंतवाद के समर्थकों को प्रभावित किया। अब यूरोपीय अवधारणा एक अलग तरीके की थी जो भारतीय सामंतवाद को जो है बिल्कुल नकार रही थी। यहाँ पर उस तरीके का सामंतवाद यहाँ देखने को नहीं मिल रहा जिस लेवल पर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, राज्य की सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों में जो है भूमिका, यानी कि राज्य अगर वहाँ पर उपलब्ध है तो सामंतवाद जैसी व्यवस्था नहीं चल सकती। तो ये है पक्ष और विपक्ष के तर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, उस संदर्भ का विश्लेषण करें जिसमें हम जातियों और वर्गों के सुदृढ़ीकरण पर बहस कर सकेंगे, कि उस व्यवस्था को हम देख सकें कि जो जाति है और वर्ग व्यवस्था है वो बिल्कुल जो है विकसित हो रही है। तो जाति व्यवस्था को जो है सामंतवाद से अगर आप जोड़ते हैं तो शहरीकरण तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सामंतवाद जो है वो गाँव में ज़्यादा प्रचलित हुआ, और अगर वो जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है
अगर जहाँ जाति व्यवस्था है वहाँ शहरीकरण तो आ ही नहीं सकता। दूसरा, दक्षिण भारतीय इतिहास में जो है इस समय पे अलग अलग राज्यों की संकल्पना हो रही थी, तो जाति व्यवस्था के ऊपर यहाँ प्रश्न चिन्ह बन जाता है। पिरामिड स्तरीय प्रशासनिक ढांचा तैयार हो रहा था। अब स्थानीय स्तर पर भी जो है प्रशासनिक नींव रखी जा चुकी थी। जनजातीय समूह के जो लोग हैं वो कृषि की ओर विस्तार कर रहे थे, तो जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था तो धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पैतृक व्यवस्था यहाँ पे दिख रही है कि जो पिता के पास जो ज़मीन है वो बच्चे को मिल जाएगी, तो जाति व्यवस्था जैसा तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है। इसके अलावा अधिकतर जनसंख्या जो है वर्ण व्यवस्था में बिल्कुल निचले पायदान पर हैं, यानी कि शूद्र और शूद्र के बाद के जो लोग हैं, अन्य लोग जो बचते हैं, वो वर्ण व्यवस्था के बिल्कुल निचले स्तर पर हैं। तो सुदृढ़ीकरण तो यहाँ संभव नहीं है। दूसरा तर्क ये है, देखिए हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि जाति व्यवस्था नहीं है। दूसरा, वर्ण व्यवस्था के माध्यम से जो है लोगों को बिल्कुल किनारे पर ला दिया गया है, उनको समाज से अलग रखा गया, तो समाज का एक सुदृढ़ीकरण तो बिल्कुल नहीं हुआ था, व्यवस्था बिल्कुल बीच की है। दूसरा पॉइंट है, वर्ण और जाति के माध्यम से जो है सामाजिक विभाजन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, समाज में धर्म के प्रसार की विभिन्न प्रक्रियाओं का उल्लेख कीजिए। समाज में जो है शुरुआत में कैसे कैसे धर्म एक जगह से दूसरी जगह फैला, वो देख लेते हैं। राजघराने में क्या हो रहा था, जो शासन व्यवस्था है वहाँ पर क्या होता था कि एक खगोल शास्त्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जो राज्य शासक और अन्य जो नियम कायदे हैं उनके बारे में जो है भविष्यवाणी किया करते थे। युद्ध में विजय होगी या नहीं, या अन्य भाग्यों के बारे में निर्धारण करना, इस तरीके के जो काम हैं ये खगोल शास्त्र अधिकारी किया करते थे। और मध्यकाल में जो है हिंदू सांस्कृतिक परिवेश जो है अपने चरम पर था। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत की तरफ जाएंगे तो मुस्लिम जो शासक हैं उनका भी आगमन भारत में शुरू हो चुका था। विद्वानों, ब्राह्मणों और पुरोहितों को जो है शासकों का पूरा समर्थन मिला, और उसके बदले में जो है उन्होंने सत्ता का प्रचार और प्रसार का कार्य किया। वर्ण और जातिगत व्यवस्था जो है हम पहली बात कर चुके हैं, ब्राह्मणों ने लागू की थी, जिसका बाद में काफ़ी आलोचना भी हुई। संरचनात्मक विकास करने के लिए इन्होंने जो है अपनी नींव जो है बिल्कुल मजबूत करने के क्या किया कि अलग अलग तरह के संरचनात्मक कार्य करवाने शुरू किए, जिसमें मंदिर निर्माण आदि शामिल थे, और एक तरीके की जो है प्रतिस्पर्धा, एक कॉम्पिटिशन यहाँ पे शुरू हो गया। इस तरीके से आज की जो शुरुआती 15 प्रश्न हमने ख़त्म कर लिए, और पार्ट 2 में जो है हम बचे हुए प्रश्नों को क्लियर कर लेंगे। अगले पार्ट के लिए रेडी रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं फीडबैक में आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।